अब कितना बदलाव देखते हैं दूरदर्शन में? दूरदर्शन की तो दुनिया ही बदल गई, प्राइवेट चैनलों की भी दुनिया बदल रही है। को अगर आपने वोट दिया तो 5 साल में सबको साक्षर बना देंगे, संभव नहीं है ना। तो फिल्म और राजनीति को किस तरह से देख पाते हैं? माध्यम है, माध्यम का लोग इस्तेमाल करेंगे। आप बिहार सरकार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। राजनीतिज्ञों का काम है वादा करना, बिना वायदे के तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। जो लोग इंसान के अलावा किसी दूसरे जीवों से प्रेम नहीं करते हैं, उसे भी प्रेम हो जाएगा। माधोपुर का घर, इस उपन्यास की खूब चर्चा हो रही है। इसमें उषा किरण खान, असगर वजाहत और प्रभात रंजन जैसे बड़े कथाकारों ने अपनी टिप्पणी दी है। इसमें कहानी भावनाओं के विस्थापन की है। इसमें कहानी घर बनाने, बसाने, बचाने और नए घर की तलाश की है। इसमें कहानी पीढ़ियों की टकराहट की है। और ये कहानी कहने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक श्वान है, एक कुत्ता है। हालांकि कुत्ता शब्द से लेखक नाराज होते हैं, लेकिन मैं माफ़ी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ क्योंकि लोरा जो एक कुत्ता है, लेडी जो एक कुत्ता है, उसका जिक्र जरूर आएगा आगे बातचीत में, तो हमारे व्यूवर्स समझ सकें कि ये कौन है। इस उपन्यास के लेखक हैं वरिष्ठ IAS ऑफिसर, दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक, FTII के पूर्व डायरेक्टर और बिहार सरकार में पूर्व मुख्य सचिव। इस वक्त बिहार में मुख्य सूचना आयुक्त हैं त्रिपुरारी शरण सर, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस उपन्यास पर तो आपसे बात करूंगी ही, लेकिन इससे अलग भी कुछ सवाल होंगे। इंसानों की कहानी एक श्वान के जरिए इस तरह के प्रयोग बहुत कम हुए हैं। आपने जो ये प्रयोग किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संबंधों की, मनुष्य का मनुष्य से, समाज में मनुष्य का संबंध और लोगों से, ये सब तो कथा वस्तु रहे हैं सदियों से कहानियों के। लेकिन एक चीज़ जो अमूमन आपको नहीं मिलेगी साहित्य की पूरी दुनिया में, एक आध दो अपवादों को छोड़ करके, वो है मनुष्य और जीव का संबंध, है ना। हम लोग के आसपास जीव होते हैं, जीवों, हमारी दुनिया के भी वो एक अंग के रूप में होते हैं। और अगर पालतू जानवर नहीं है, पालतू जानवर है तब तो खैर है ही, लेकिन एकदम मतलब पूरी तरह से आप देखिए तो ये जो मनुष्य और जीव का रिश्ता है, इस पर बहुत कम लिखा गया है, लिखा ही बहुत कम गया है। अब हिंदी साहित्य में जैसे अब प्रेमचंद्र की कहानी है दो बैलों की कथा, तो वो दो बैलों की कथा दो बैलों की कथा है, वो बैलों और इंसानों के बीच की कथा नहीं है। तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा ये है कि जो हमारे बीच रहता है कोई पालतू जानवर, तो हम उसको अंग्रेजी में जिसको कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे हम जैसे सोचते हैं वैसे वो भी सोच रहा होगा, या कुछ इस तरीके की बात। तो आखिर जब आप एक लैब्राडोर या एल्सेशियन कुत्ता अपने घर में रखते हैं तो उसका भी तो अपना व्यक्तित्व होता है, और अगर उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता तो वो इस काबिल ही नहीं होता कि इंसान अपने घर में उसको रखे। तो अब उसके दृष्टिकोण से वो कैसे सोचता है हमारे बारे में, ये है तो एक कल्पना का विषय, लेकिन वो कल्पना भी अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि बाकी तो जितना कुछ विश्लेषण हम करते हैं अपने जीवन में, चाहे वो सार्वभौमिक विश्लेषण हो या किसी पात्र पर केंद्रित हो, विश्लेषण तो एक तरीके से इमेजिनेशन का ही पार्ट है। तो वो इन दोनों चीज़ों को मैंने महत्वपूर्ण समझा और उसको इस उपन्यास में हमने लाने की कोशिश की है। लोरा की वजह से दादी और बाबा के बीच में जो तनाव होता है, उनके संबंध में जो तनाव देखा जा रहा है, आखिर वो क्या वजह है? लोरा से इतना प्रेम बाबा को क्यों है? किस तरह का प्रेम है जो दादी की नाराज़गी को भी वो नज़रअंदाज कर दे रहे हैं? देखिए, बाबा का तो प्रेम था ही,
जीव प्रेम, मतलब सिर्फ श्वान नहीं, बाबा को अन्य जीवों से भी प्रेम था। तो वो तो है, लेकिन दादी की नाराज़गी को थोड़ा सा दो लेयर्स पे देखने की ज़रूरत होती है। वो एक तो ये है कि उनकी परवरिश बहुत ही कट्टर ब्राह्मणवादी परिवार में हुई थी, जहाँ मतलब आप जानती हैं, जहाँ घर में कुत्तों का आना तो अशुभ माना जाता था। अशुभ मानना क्या, मतलब वो संभव ही नहीं था कि उसके लिए मांस बना करके आप खिला करके दें उसको, जैसे एक मांसाहारी जीव के रूप में उसको देखते थे, और परिवार शाकाहारी, पूर्ण शाकाहारी और उस तरीके से। तो वो तो एक कारण था दादी का इनके प्रति लगाव नहीं होने का, लेकिन पति के लगाव के कारण उन्होंने बहुत समय तक उसको बर्दाश्त किया और उनके साथ सहयोग भी किया, पति के साथ सहयोग भी किया उनकी परवरिश में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात माधोपुर का गांव के चरित्रों के माध्यम से, और ख़ास करके दादी के चरित्र के माध्यम से उभर करके आती है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। आप उसको उसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते हैं बहुत दिनों तक, और जब वो पूरा फटेगा, बर्दाश्त की सीमा जब फटेगी, टूटेगी, तो फिर वो वही होता है जैसा कि दादी के चरित्र से इसमें उभर करके आता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप रखना चाहते हैं कुत्ता तो रखिए, लेकिन हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई संवाद नहीं होगा। तो ये उसकी मूल भावना ये है। जी, इतनी खूबसूरती से आपने इसमें पेश की है कि जो लोग इंसान के अलावा किसी दूसरे जीवों से प्रेम नहीं करते हैं, उसे भी प्रेम हो जाएगा। मुझे तो पढ़ के ऐसा ही लगा। दुनिया एक कैरेक्टर है इसमें जो देर से आता है, उसको रजाई भरना है और वो देर से आता है। चाचा उसे पीटने लगते हैं तो मौसी आके रोकती हैं ये कहते हुए कि अरे वो मर जाएगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि ये जात का दुनिया है, मर जाएगा तो फिर प्रायश्चित में मुसलमान पूजनी पड़ेगी। तो इस तरह की मान्यता है वहाँ पर थी। अब किस तरह की क्या मतलब, ये है कि अगर दुनिया मर गया तो ये प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। ये थी मान्यताएं समाज में, किस्म किस्म की मान्यताएं होती थी, उसी में से एक ये भी थी, और ये बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता थी। जी, आपने मल्टीपल नैरेटिव का इस्तेमाल किया है। ज़हूर मियाँ है, दादी डैडी के ज़रिए आपने जो उनसे लिखवाया है, फिर लोरा है। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको, कैसे आपने सोचा? प्रेरणा क्या, ये तो एक स्वतः स्फूर्त सोच थी मेरी, और वो स्वतः स्फूर्त भी कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि पढ़ता रहा हूँ किस्म किस्म के उपन्यास, विश्व में अन्य भाषाओं के उपन्यास। तो एक चीज़ जो हमारे यहाँ हमारे हिंदी साहित्य में जिसकी कमी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कमी तो ज़रूर है, वो ये है कि जो एक रेखीय नरेशन होता है ना, लीनियर नरेशन, हम उससे बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं। जबकि कितने सारे प्रयोग आज ही नहीं, करीब शताब्दी 2 शताब्दी से विश्व के अन्य साहित्यों में प्रयोग होते रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रयोग सिर्फ प्रयोग के उद्देश्य से करना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई भी प्रयोग किसी विचार का वाहक बने और तरीके से, प्रभावशाली तरीके से वाहक बने, तो उस प्रयोग को अपनाना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये प्रयोग किया है माधोपुर का घर में। जी, माधोपुर का घर, जब आखिरी उपन्यास के आखिर में दादी कहती हैं, जिनसे आपने लिखवाया है, कि वो सोचती हैं कि वो घर अब कितना उदास होगा उस घर को लेकर। तो इसमें भावनाओं के विस्थापन की कहानी कहने की आपने कोशिश की है। भावनाओं का विस्थापन नहीं, विस्थापन भावनात्मक तौर पे, वो कहना ज़्यादा अनुकूल होगा।
तो वो तो है ही, मतलब ये तो विस्थापन की कहानी है ही। माधवपुर जो है वो तो विस्थापन की कहानी है ही, भौतिक रूप से विस्थापित और मानसिक रूप से विस्थापित। तो वही दादी चली गई जहाँ उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी, मतलब शादी के बाद की तो सारी ज़िंदगी माधवपुर और उसी के इर्द गिर्द गुजरी। तो जब वो दूर चली जाती हैं अपने बेटे के यहाँ रहने के लिए बम्बई में और अकेली हो गई, बाबा भी गुजर चुके हैं, तो फिर वो बात तो उभर करके आती है उनके जीवन में। तो इसलिए वो एक है अपने भूत को याद करती हैं, याद करने का। कुत्ते को आपने शानदार कहानीकार बनाया, लेकिन उसकी जो अपनी खासियत है वो नहीं लगता है कि उस खासियत को कम करने की कोशिश की गई? आप शुरू में ही देखिए, जो पहला अश्वान चरित्र आता, वो चरित्र आती है, वो लेडी है। लेडी के बारे में तो इतनी व्याख्या हमने बताई है माधवपुर में, कैसे बाबा उसको ट्रेनिंग देते थे और कैसे उसका बाबा का लगाव था और कैसे क्या था। उसके बाद सबका, लोरा का भी हमने दिया है। आपने जॉर्ज पंचम का भी जिक्र किया कि वो आए थे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? जॉर्ज पंचम आए थे ना, जब ब्रिटिश हुकूमत के समय में राजधानी बदली, जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ले गए अंग्रेज लोग, तो उसी दरमियान 1911-12 में जॉर्ज पंचम आए थे और लंबा उनका दौर था, उनका दौरा था हिंदुस्तान में। और मैंने उसकी चर्चा भी की है कहीं पर कि अपने बिहार में ही जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ पे उनका कैंप लगा था, जॉर्ज पंचम का कैंप लगा था। रेड कारपेट बिछा था? नहीं, वो तो दूसरे जगह, वो तो दादी के घर की बात। अच्छा। वो वाल्मीकि नगर के पास उनका वो कैंप लगा था, हंटिंग लॉज बना था वहाँ पे, हंटिंग कैंप बना था। 120 बाघ मारे गए थे वहाँ पे, 120। आज हम प्रोजेक्ट टाइगर और क्या क्या बात करते हैं, तो वो तो बड़ा प्रसिद्ध था। और दिल्ली दरबार तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, उसके तो आर्काइव्स में फोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं। तो वो जो उनका दौरा था, उसमें जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वहाँ के जो छोटे मोटे राजा होते थे या बड़े ज़मींदार, उन लोगों के यहाँ भी 5 मिनट 10 मिनट भोजन, चाय, जो भी है, चाय तो शायद उस वक़्त उतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन वो था उनका पूरा अपना राज जो है वो, उनको ये तो एहसास था नहीं कि ये राज अगले 30 साल में जाने वाला है, लेकिन उसी में अपना वो देखने के लिए आए थे। और काफ़ी लंबा चला था उनका दौरा जो है हिंदुस्तान का। मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली कितना, लेकिन 2-4 महीने तो ज़रूर चला था जी। इसमें टीपू की पत्नी और उनके बच्चों का भी जिक्र है जी। उसे त्रिपुरारी शरण के रूप में वो हर आदमी मुझसे यही कहता है, त्रिपुरारी शरण। भाई देखिए, ये तो मैंने शुरू में मतलब मैंने तो ये घोषित कर दिया है कि ये काल्पनिक है मामला। अब वो कल्पना की भी उड़ान कहीं न कहीं से शुरू होती है ना, कोई एक ज़मीन होती है जहाँ से उड़ान वो शुरू होती है। लेकिन इस पीढ़ी को भी उस जीव से उतना ही ज़्यादा लगाव है जितना बाबा को था। वो लगाव कैसे बढ़ते गया? क्या बाबा ने समझाया, बाबा ने ट्रेनिंग दिया, या फिर अपने आप साथ रहकर? वो तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कहते हैं ना कि आपकी 5 हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो उसी तरीके से सब बेटे बराबर नहीं होते। किसी को बहुत लगाव है और किसी को, उसी में आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, उमंग जो है पीटता है बच्चों को, वो लेडी के बच्चों को। तो वो तो है, हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है और उसकी जो विशेषताएं हैं, खूबियां हैं या खामियां हैं, वो परिस्थितिजन्य भी होती हैं और कुछ जो है वो इनहेरिटेंस में भी मिलती हैं। तो इनहेरिटेंस में ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता है कि इनहेरिटेंस में आती है। वो उसका उद्गम कहाँ से है, इस लगाव का उद्गम कहाँ से है, उसको सही तरीके से आँख पाना, उस पर उंगली बिठा पाना वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो उनके 2 बेटे हों, 2 बच्चे हों, 2 बेटियां हों, 4 बेटियां हों, वो सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। तो वो है। अब वरिष्ठ IAS ऑफिसर रहे हैं और बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी आपने संभाली है, कैसे समय निकाल पाए और कितना समय लगा इसमें? नहीं, वो समय, देखिए, समय निकाल पाना तो
एक व्यवस्थित जीवन में आपको प्रयास करना पड़ता है समय निकालने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि समय निकालना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से आप अपने अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय निकालते हैं, उसी तरीके से ये भी आपका व्यक्तिगत कार्य है। आप उसके लिए समय निकालिए सोने से पहले, सुबह में उठ कर के, दोपहर में, छुट्टियों के दिन। वो तो एक कला है अपना, उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। और ये ज़रूर है कि उसके लिए एक सीमित तौर पे एक अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। ये आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगी जिसका काम, जिसका जीविकोपार्जन दिमाग के कर्तव्यों से है, या दिमाग से जिसका वास्ता है, तो वो बताएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको जब मन हुआ तब कुछ कर लेंगे। उसके लिए भी एक अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि आप व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ा अच्छा कहा आपने। मैं अब उपन्यास से अलग कुछ सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आपको क्लासिकल म्यूजिक से भी बहुत लगाव है? लगाव तो है। बहुत कुछ करना चाहता था मैं उसमें, लेकिन वही वो समय वाली जो चीज़ है, समय पता नहीं, शायद अनुशासन के साथ समय निकालते तो वहाँ भी थोड़ा बहुत सीख पाते। बहुत इच्छा थी सीखने की, लेकिन अब सुनने तक ही उस इच्छा को सीमित रखना पड़ता है। अब कितना बदलाव देखते हैं दूरदर्शन में? दूरदर्शन की तो दुनिया ही बदल गई। उसकी तो दुनिया ही बदल गई ना। देखिए, दूरदर्शन की यात्रा आप देखिए तो कहाँ से चले थे वो, कौन सा गाना है, कहाँ के पथिक कहाँ कीनू है गवनवा, वही वाली बात हो गई। दूरदर्शन की तो यात्रा वैसी ही है। कब, जब शुरुआत के दौर में पहले 20-30 साल में क्या था, एक छत्र राज्य था, एक छत्र राज्य। और दूरदर्शन का महानिदेशक उस ज़माने में तो मुझे लगता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का इम्पोर्टेंस रखता था दिल्ली शहर में। मतलब वो, मैं एक कहने के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। और उसका एक परिणाम ये भी था कि बहुत सारा करप्शन भी था वहाँ पे, और वो उसको लेगेसी में मिला। तो उस समय से शुरू होकर के जब ये सैटेलाइट टेलीविज़न का दौर आया, तो धीरे धीरे इनका एकाधिकार समाप्त हुआ, मोनोपोली ख़त्म होने लगी। और जब सैटेलाइट टेलीविज़न का दौर आया, तो उस दौर में चूँकि बड़े बड़े प्लेयर्स आए, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए। अब स्टार टेलीविज़न भी आ गया, स्टार भी आ गया, सोनी भी आ गया, और इस तरीके के लोग आ गए। तो अब टेलीविज़न में उस दौर में जब ये सब एकाधिकार समाप्त हो गया दूरदर्शन का, तो सबसे बड़ी जो होड़ लगी कि भाई दर्शक को तो जुटाना है, और पूरा रेवेन्यू मॉडल जो है वो दर्शक जुटाने पर हो गया। मतलब आई बॉल्स को ये करने के लिए, तो वो जुटाना है तो कैसे जुटाएंगे? तो आपका कंटेंट आपके कंटेंट से बेहतर हो, मेरा कंटेंट उसके कंटेंट से बेहतर हो, तभी हम आकर्षित कर पाएंगे अपनी तरफ पब्लिक को। तो कंटेंट पे जब ये ज़्यादा केंद्रित होने लगा, तो फिर दूरदर्शन की दुनिया और बदल गई। क्योंकि भाई अब सरकारी संस्थान है एक तरीके से कहने को, तो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी प्रसार भारती बनाया गया तो मिली ही, लेकिन दुनिया तो बदल गई दूरदर्शन की। अब वो जो जिन नियमों और जिन बंधनों में पहले दूरदर्शन चलता था, उन नियमों और बंधनों में प्रयोग कर पाना और सफल प्रयोग कर पाना मेरे ख्याल से शायद उतना संभव नहीं है जितना एक संसाधनों से संपन्न किसी प्राइवेट चैनल का हो। लेकिन अब प्राइवेट चैनलों की भी दुनिया बदल रही है। अब तो यूट्यूब और ये सोशल मीडिया को लेकर के आप देखिए, घूमिए, आप तो इसमें काम करती हैं, पूछिए कितने लोग शाम को बैठ करके अब न्यूज़ देखते हैं? कोई नहीं देखता है। मतलब कहने के लहजे में कोई नहीं देखता है। अब तो हर कोई अपना मोबाइल निकाला और उसमें गूगल पे सारा न्यूज़ आपको मिल जाता है। तो दुनिया बदल रही है, और वो बदलाव उसका एक मूल मंत्र है। आपने 2 फिल्में भी बनाई हैं और एक फिल्म में आपने काम भी किया है।
काम नहीं, वो ऐसे ही है, बहुत छोटा सा ये है। अच्छा, तो फिल्म और राजनीति को किस तरह से देख पाते हैं? माध्यम है, माध्यम का लोग इस्तेमाल करेंगे आप तक पहुंचने के लिए। मैं किसी भाषा का को माध्यम बना करके पहुंचता हूं, उसी तरीके से जनता तक पहुंचने के लिए कोई फिल्मकार है, वो पहले ये रिसर्च करता है कि आजकल क्या है, व्हाट इज़ हॉट दीज डेज, क्या बिकेगा, क्या चीज़ चलेगी। और उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपना प्रचार करने के लिए, तो वो छुपे रूप में प्रचार भी होता है, माध्यम बनाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की तो बात नहीं है। जी, आप बिहार सरकार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। आप किस तरह से देख पाते हैं सरकार के जो तर्क होते हैं, उनके वादे होते हैं, उनके दावे होते हैं, वो कितने सत्य होते हैं? नहीं, ऐसा है कि राजनीतिज्ञों का काम है वादा करना, बिना वायदे के तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अब उन वायदों को कितने सफल तरीके से वो सरजमीन पे उतार पाते हैं, उसमें कई सारे कारक तत्व हैं जी। अब सबसे पहला कारक तत्व तो ये है कि आप जो वायदा कर रहे हैं उसके लिए आपने जो ज़मीन है उसको पुख्ता तौर पे पढ़ा, जाना, समझा कि नहीं। आप ज़मीन को बिना समझे हुए वायदा कर देंगे तो तय है कि आप वायदा खिलाफ़ी करेंगे जब आप अगर पावर में आए तो ये तो एक बहुत साधारण सी बात है। जो उसी में मैच्योर राजनीतिज्ञ होता है, जो मैच्योर राजनेता होता है, वो सब चीज़ों को समझ बूझ करके वो जानता है कि कहाँ किस सीमा तक वो वादा कर सकता है। अब मान लिया कोई राजनीतिज्ञ अपने चुनाव में, अपने प्रचार में ये वादा कर दे कि हाँ, हमको अगर आपने वोट दिया तो 5 साल में सबको साक्षर बना देंगे हम। संभव नहीं है ना। साक्षर बनाने में तो साक्षर में क ख ग लिखना तक तो समझते हैं, लेकिन साक्षरता सिर्फ उतनी ही बात तक सीमित नहीं है। तो अब जो मैच्योर राजनेता है वो अपनी बात को दूसरे तरीके से रखता है, और बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मैच्योर राजनेता हैं जिन्होंने आकलन किया है, जो सरजमीन पे वस्तुस्थिति है, जो सरजमीन पे सच्चाई है, उनका आकलन करने के बाद तब अपनी रणनीति बनाते हैं। तो ये कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं, सारी दुनिया में यही होता है। जी, आपके आगे की क्या योजना है? लिखना, पढ़ना, कुछ और लिखना, कुछ और लिखने वाले हैं? कुछ और लिखना, संभव हो सके तो फिल्म बनाना। अच्छा, फिल्म भी बनाने की योजना है? योजना तो है, एम्बिशन है। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया, और इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी अच्छे प्रश्न पूछे।